हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी वगैरह, ये सभी का आपको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो जिसका नहीं हुआ उसको जल्द आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड किया हुआ, उसको आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपका रिवीजन है तो आप पहले आंसर कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर मैच कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये देखने को मौका मिले। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मनुष्य की आर्थिक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों 120 प्लस क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन नंबर है, अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्राय कितने भागों में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, समस्या को स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शाने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आंकड़ों संग्रह कि निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने के लिए करने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, डाक द्वारा प्रश्नावली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 6, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर। इसके बाद है 7 है, आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर से हो जाएगा विशेष गुण। इसके बाद नेक्स्ट आपका 8 है, अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी के सभी सही है। इसके बाद है 9 है, निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, अस्पताल में इलाजरत मरीजों की संख्या। इसके बाद है 10 है, चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा समांतर माध्य। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दंड आरेख होता है। तो दंड आरेख होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, एक विमीय आरेख होता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तोरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑजीव भी कहते हैं, ऑजीव। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें लिखा हुआ आंकड़ा ये सब दे रखा है और समांतर माध्य बताना। अभी ऊपर एक समांतर माध्य देखे थे, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसको आपको करना क्या है कि सभी को ऐड करना है। सभी को ऐड करके आप जितने हैं उससे आपको डिवाइड करना है। सभी को आप ऐड कीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे आप ऐड करके, और कितने हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा सभी को ऐड करके। जब ऐसा कीजिएगा तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिल जाएगा। यहाँ पर राइट करके देखिएगा आप। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सूत्र को परिमाप विचलन की गणना होती है। तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, परिक्षेपण की निम्नलिखित मापों में से कौन सा माप सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परिमाप विचलन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, पूर्णतः धनात्मक रैखिक संबंध। इसके बाद है 17 है, इसमें लिखा हुआ कद यानी कि फुट तथा वजन केजी में के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
सी से जो उपभोक्ता कीमत, यहाँ पर लिखा हुआ है कीमत, ठीक है, कीमत लिखा हुआ सूचकांक, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, लेस्पेयर के कीमत सूचकांक के किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर सही हो जाएगा आधार अवधि की मात्रा। इसके बाद 20 है, मंदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा भारित सूचकांक। नंबर 22 है, लिखा हुआ टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1907 में। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 24 है, 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा 5 लाख रुपए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25, आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद है 26 है, औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए से बिक्री कर। इसके बाद आगे है, टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही है, ठीक है, 26। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सही हो जाएगा 1995। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30, निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा के प्रतिपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा दादा भाई नौरारजी। इसके बाद 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा बेरोजगारी और ऋणग्रस्त जनसंख्या दबाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसके बाद है 33 है, एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 35 है, निम्नलिखित में से कौन स्वनियोजित नहीं है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा सरकारी बस का ड्राइवर। इसके बाद है आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही, भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस साधन को ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है। तो एलईडी बल्ब का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, 37 का बता दें ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, ANM का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 39 से देखिए और बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। खैर अगर आप इसको गूगल करते हैं तो शायद कर्नाटक भी दिखाए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट होगा चीन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 41, सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, समांक और सांख्यिकी विधियाँ। इसके बाद है 42, इसमें लिखा हुआ सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा और व्यवसाय द्वारा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है।
इसके बाद है 43 सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी स्टेटस से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है इसी से बना है स्टैटिक्स। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा से प्राथमिक आंकड़े, और जो छपता है प्रिंट होता है उसको कहते हैं द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। इसके बाद है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन में भी किया जाता है, बहुवचन में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 46 यदि समग्र में से कुछ चुनी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो सभी ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन लिखा गया, ऑप्शन इसका बी होगा सही, इसका लिखा हुआ है प्रतिदर्श अनुसंधान, ठीक है, प्रतिदर्श अनुसंधान, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 47 संगणना विधि है, तो संगणना विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा से उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाई एक रूप न हो। इसके बाद है 48 है अनुसंधान की विधियाँ है, तो अनुसंधान की कितनी विधियाँ हैं, तो 6 विधियाँ, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 5 को आपको दिखाना है, तो कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से 4 लिखते हैं और ये मिलाकर के 5, ठीक है। 3 लिखना है तो 3, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 50 में लिखा हुआ जब निम्न तथा उच्च श्रेणी सीमाओं का अध्ययन किया जाता है ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं समावेशी श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है परास क्या होता है, परास को इंग्लिश में कहते हैं रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देना, अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देना, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, यानी अब घटाना मतलब अंतर, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 52 इसमें लिखा हुआ एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर, तो पहला ऑप्शन उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 53 इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा 814 यानी 140/2, इसको कैंसिल कीजिए 70, तो देखते हैं 70 ऑप्शन नंबर डी में, तो डी होता है यहाँ से करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है, तो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए सारणी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 55 इसमें लिखा हुआ है मध्य बिंदु फिर से है, तो इसको दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड किया, तो 7 5 हो जाएगा 12 120/2 यानी कि 60, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 56 वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर से हो जाएगा त्वरण, जिसको भी आपको बताए थे कि इसको OGV कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है दंड आरेख क्या है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, दंड आरेख है द्विविमीय, ठीक है। वहाँ पर पाई ग्राफ शायद पूछा था जो कि एक विमीय था, ये दंड ग्राफ है, ठीक है, जो द्विविमीय इस तरह से लोकेट करते हैं, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या है, तो आंकड़ों का जो चित्रीय निरूपण करने का सबसे अच्छा मेथड भी है ताकि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से समझ में आ जाती है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 59 में एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कोण कितने हैं, तो पाई आरेख इस तरह से बनता है, तो कुल कितने डिग्री का हो गया, तो 360 डिग्री का हो गया, ऑप्शन नंबर बी होता है सही। इसके बाद है 60 क्वेश्चन नंबर है माध्यिका की गणना का आधार है, तो माध्यिका का गणना का क्या आधार है, तो औजाइब कहिए या फिर औजीब बात देखिए या फिर त्वरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला होता है करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित, तो पहला ऑप्शन होता है सही प्राथमिक। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद है 63 ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा सही 1881 में, राइट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 64 किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट 1921 को, ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट।
इसके बाद स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और स्वेज नहर किस देश में है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी, यानी योजना मतलब समझिएगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पहला था 1951 से 1956। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 67, देश में नीति आयोग कब बना, तो देश में नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट जीडीपी का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है इसका हिंदी आपको बताया सकल घरेलू उत्पाद इसका होता है, और इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको 2024 में नोबेल पुरस्कार करें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 70, कृषि भारत की आत्मा, यह कथन किसका है, तो कृषि भारत की आत्मा यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है जैविक कृषि है, तो 71 का करेक्ट आंसर है पहला धारणीय। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 72 है, दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया, तो दूसरे हरित क्रांति का जो नारा दिए थे वो APJ अब्दुल कलाम दिए थे। ऑप्शन नंबर पहला होता है करेक्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो सुंदरलाल बहुगुणा के किस राज्य से हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी, जिसका टिस्को है तो 1907। ठीक है, इसको ऑप्शन याद रखिएगा राइट। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले ये जो टिस्को कंपनी या फिर आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना की गई थी किस राज्य में की गई थी, कमेंट करके बताएगा आपके किस राज्य में। तो कुछ ये आपको होमवर्क भी हम देते जा रहे हैं ताकि आप पढ़िए और ये सब का आंसर ढूंढिए। ठीक है, 75 में लिखा हुआ भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। ठीक है, 1948 में। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया, कब किया गया, तो 76 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 1991 में राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 77, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 78, WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका कार्यालय कहाँ पर है ये आप होमवर्क में या फिर आंसर पता कीजिएगा कार्यालय। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 79, विनिवेश का तात्पर्य क्या है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी कंपनी या सरकार की परिसंपत्तियों को बेचना, इसका मतलब ये होता है, जो कि इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 80 है, ये जो डाटा दिए हुए हैं, इधर भी कोई और डाटा है क्या, नहीं, ये जो डाटा दिए इसका विस्तार गुणांक आपको बताना है। ठीक है, इसका विस्तार गुणांक आपको बताना है, यानी कि विस्तार मतलब हो गया रेंज। ठीक है, और गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको बताना है। तो करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऐसे निकाला जाता है कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटाते हैं, फिर हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको ऐसे कीजिएगा, हाईएस्ट इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 24 इसमें दिख रहा है, सॉरी लोवेस्ट सबसे 24 से दिख रहा है, हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट है 72। ठीक है, अब इसी को आप नीचे ऐड भी कर दीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन, इसको जब सॉल्व कीजिए तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा 0.5, यानी 1/2 आपको अगर सॉल्व कीजिए तो मिलेगा। ठीक है, कीजिएगा इसको। इसके बाद है 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, तो मूल्य निर्देशांक का राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 82, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की कल्पना संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83, बहुलक दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, माध्यिका आपसे पूछ रहा है, तो क्लास 10th में आप इसको पढ़ेंगे कि 3 माध्यिका मतलब 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य।
ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला पर रख करके, ठीक है, इसको जब सोल्व कीजिएगा 83 का, तो आपको आंसर मिलेगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसको करके अभी आपको अगर दिखा देते हैं, चलो तो माध्यिका को यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा एम लिख देते हैं, राइट। बहुलक कितना दिए, तो 16 दिया हुआ है, प्लस माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दे 20, 20 दूना 40 हो जाए, क्योंकि 2 होता है फॉर्मूला से। चलिए हो गया 40, 40 में 16 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को यहाँ 3 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको कैंसिल कीजिए तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो गया 26, ठीक है। तो 8 बार में हो जाएगा 24, फिर से 2 बचा, डेसिमल बैठा देंगे, 20 हो गया, 6 3 18, इस तरह से ये जाते जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ पर स्थापित है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता। ठीक है, चलिए सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है वह क्या कहलाता है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 86 है, इसमें लिखा मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो मानव पूंजी में कौन सा सम्मिलित है, तो श्रमिक और उद्यमी दोनों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसको कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 88, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है, तो सहसंबंध गुणांक सदैव होता है ऑप्शन नंबर सी, -1 और +1 के बीच में, तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी इसका हो गया करेक्ट, राइट। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो समाचार पत्र प्रिंट होता है तो ये द्वितीयक आंकड़े में चला गया, ठीक है, और नहीं तो जो कलेक्ट करके लाता है, कलेक्ट वो प्राथमिक आंकड़ा होता है, तो 89 का ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 90, QD यानी कि चतुर्थ विचलन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 91, किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, फिशर। ठीक है, चलिए इसके बाद है फेमा कब लागू हुआ था, तो फेमा जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 2000 को, ठीक है, 1 जून 2000 को लागू हुआ था, इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 93, स्वास्थ्य किस प्रकार के आधारित संरचना का अंग है, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है स्वतंत्रता के पूर्व निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, तो इंजीनियरिंग वस्तु की। इसके बाद 95 नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति गठन का जो आयोग था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। 96 है नाबार्ड की, नाबार्ड इस प्रकार से नाबार्ड, ठीक है, इसका कब स्थापित हुआ था, ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97, 6 परिवार को मासिक आय दिया हुआ इस प्रकार से, ठीक है, तो औसत आय आपको बताना है, तो आपको करना कुछ नहीं, सभी को आप ऐड कीजिए, सभी को ऐड करके और नीचे टोटल का वो 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, सभी को ऐड करके 5 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर पहला मिल जाएगा सही। ठीक है, अच्छे से ऐड कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा, पहला ऑप्शन मिलेगा करेक्ट। चलिए इसके बाद 98 है किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, तो जो अधिक बार आता है उसको बहुलक, ठीक है, जो बहुत बार आए उसको बहुलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया आपको जो दिख रहा है उपभोग वितरण उत्पादन, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 9 इनमें से सभी, 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं, तो पाई चित्र, यही होता है एक बिमीय। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101, आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सतत श्रृंखला। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में क्या मुख्यतः पाई जाती है, तो खुली बेरोजगारी पाई जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखिएगा।
103 का अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, अवमूल्यन। इसके बाद 104 है, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है 105, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, वो क्या कहलाएगा? तो 105 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पूंजी। ठीक है। इसके बाद 106 है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 107 है, किस वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 107 का पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसके बाद 108, अर्थशास्त्र में सहसंबंध का महत्व है क्योंकि 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह चरों के बीच कारण और परिणाम संबंध स्पष्ट कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद 109 है, 109 एक्स और वाई के बीच का रिलेशन आपको बताना है। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका से हो जाएगा रेखीय संबंध नहीं होगा। इसके बाद बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? तो 110 का पहला ऑप्शन हो जैसे आंकड़े। इसके बाद 111 है, देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। तो 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, वित्तीय सुधार। इसके बाद ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित हैं। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113, पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक? तो 1951 से 1956 पहले पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज प्रमुख भूमिका थी, ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा सही, HYV। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है, और ये भी याद रखेगा कि हरित क्रांति के दौरान मतलब अधिक महत्वपूर्ण कौन से बीज को दिया गया था, कौन से खाद्य पदार्थ हैं, ये भी आप पता कीजिएगा। चलिए 115 का, किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन करने एवं खाद्य, यहाँ पर कॉमा का चिन्ह, प्रकार की फसलों को उगाने पशुपालन करने एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है? तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही है। प्रकाशित आंकड़े को क्या कहते हैं, कौन से आंकड़े कहते हैं? तो 116 का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय आंकड़े कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद जो आंकड़े प्रिंट होते हैं उसको द्वितीय, और जो कलेक्ट करके लाए जाते हैं, जैसे कि आपके घर घर से जो पूछ रहे हैं, ठीक है, वो जो कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राथमिक आंकड़े हो गए, राइट। चलिए इसके बाद है 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 में देख लीजिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछ रहा है ए क्या है? तो ए है कल्पित माध्यिका। ठीक है, कल्पित माध्यिका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 118 का पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद है 119, भारतीय निदेशक के आकलन में Q0, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रदर्शित करता है कितने वर्ष की मात्रा को? तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आधार वर्ष की। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये माध्य है। ठीक है, तो माध्य को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सभी को सम करते हैं और टोटल को गिनते हैं कि कै गो, इसे डिवाइड करते हैं। तो कै गो इसमें 5 गो, यानी कि 50/5 यानी कि 10। ऑप्शन 10 किस में है? सी में, तो सी होता है यहाँ से सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 का ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ से करेक्ट। इसके बाद 122 है, एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है? तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा से, आर्थिक नियोजन। इसके बाद नेक्स्ट है 123, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो वही है ऑप्शन, देख लीजिए कौन सा होगा, तो 1907 ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। ठीक है। चलिए इसके बाद है, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, तो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है इनमें से सभी। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है, चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो
1978 में, ठीक है, ये यहाँ इसका प्रारंभ हुआ था, राइट। तो ये था दोस्तों आपके लिए इकोनॉमिक्स जो आप कमेंट किए थे, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली या फिर मदद मिला तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।